अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सजाता ने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और बोली, किशन तुम कुछ बदले बदले से लगते हो। मेरे जिस्म में एक सनसनाहट सी दौड़ गई। मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए पूछा, ये तुम कैसे कह सकती हो? वो बोली, इसलिए कि पहले तुमने मुझे सजाता कभी नहीं कहा था। तुम तो मुझे हमेशा सजाता डार्लिंग कहकर पुकारा करते थे। मैंने कहा, सजाता डार्लिंग, जीवन की इस कदर कठिन राहों से गुजरा हूँ कि तुम्हारी कदर मेरे दिल में बहुत ज़्यादा हो गई है। पाकिस्तान के जंगलों में दर बदरी करते हुए कई बार ऐसा हुआ कि यमराज सामने आकर खड़ा हो गया। लगता था कि बस अब मरने वाला हूँ और यहाँ मेरा अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई न होगा। विश्वास करो, ऐसे वक्त में तुम्हारे ख्याल ने मेरी ढारस बंधाई। सजाता बड़ी खुश हुई थी। मेरा शक दूर हो गया। ऐसे लड़की को शक पड़ सकता था क्योंकि वो लड़की मरहूम कैप्टन रामकिशन मेहता के बेहद करीब थी और मुझे अभी तक ये इल्म ना हो सका था कि उसके अपने महबूब और प्रेमी कैप्टन मेहता के साथ जिस्मानी ताल्लुकात की हद कहाँ शुरू होकर कहाँ ख़त्म होती थी। यह भी मुझे वक्त के साथ साथ मालूम करना था और फिर अपनी एक हद मुकर्रर करनी थी। मैंने जमा ही ली तो सजाता बोली, मैं माता जी के पास जाती हूँ। मेरी माता जी और पिताजी आगरा गए हुए थे। शाम को वो भी बधाई देने आएंगे। उन्हें हमने फ़ोन पर बता दिया था कि तुम दुश्मन की कैद से निकलकर भारत में दाखिल हो चुके हो। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर सजाता ने बेधड़क झुककर मेरा माथा चूम लिया और वह चली गई। मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैं तन्हा रहकर इस घर में एक इंतहाई करीबी आदमी की हैसियत से दाखिल होने के बाद अपने इस तजर्बा को थोड़ा सा हजम करना चाहता था। सजाता के जाते ही मैंने कंबल ऊपर करके आंखें बंद कर लें और आइंदा पेश आने वाले वाक़यात और पेचीदा हालात के बारे में गौर करने लगा। फिर आंखें खोल कर देखा, कमरे की एक भी खिड़की में से गरूब आफ्ताब की अलविदाई रोशनी अंदर आ रही थी। दीवार पर हनुमान जी की फ्रेम की हुई तस्वीर लगी हुई थी। लिखने वाली टेबल पलंग के पास ही थी। मैंने टेबल लैंप जलाया और उठकर कुर्सी पर बैठ गया और देखा कि मेज़ पर गिल्ड के फ्रेम में एक जानब सजाता की तस्वीर लगी थी, दूसरी जानब एक गंजे और कुछ कुछ मेरी शिकल वाले उथेड़ उम्र आदमी की तस्वीर लगी थी। मैंने तस्वीर को उठाकर देखा। उसके नीचे लिखा था, सूबेदार आत्माराम मेहता। मैंने जल्दी से तस्वीर वहीं मेज़ पर रख दी। यह कैप्टन रामकिशन मेहता के स्वर्गवासी वालिद की तस्वीर थी। अब मैंने एक एक करके मेज़ और सारे दराज खोल कर देखे। उनमें कुछ खतूत उर्दू हिंदी में लिखे हुए, कुछ ज़रूरी याददाश्तों के कागजात, दो रेलवे टाइम टेबल, एक हिंदी की जंतरी, अंग्रेज़ी की दो जासूसी किताबें और इस किस्म की बेकार और मेरे काम न आने वाली चीज़ें भरी हुई थीं। एक दराज में मुझे कैप्टन मेहता की यानी अपनी एक चेक बुक मिल गई जिसमें से दो चेक काटे गए थे, एक 700 रुपये का और एक 145 रुपये का। गाड़ी का लाइसेंस और ज़रूरी कागजात भी ऊपर वाली दराज में पड़े थे। मैंने अपना पासपोर्ट और बटुआ भी उसी दराज में रख दिया। मैंने अलमारी खोल कर देखी। उसमें मेरी एक फ्रेम की हुई कप्तानी के ज़माने यानी रेगुलर फोर्स के ज़माने की बावर्दी तस्वीर पड़ी थी। मैं हैरान रह गया। वाकई मुझ में और मरहूम कैप्टन मेहता में गज़ब की मुमासलत थी। रही सही कसर प्लास्टिक सर्जरी ने पूरी कर दी थी। मैंने तस्वीर वहीं पड़ी रहने दी। यहाँ मेरे मुख्तलिफ कपड़े लटके हुए थे, धोती कुर्ता, स्लीपिंग सूट, दो गर्म सूट, दो वास्कटें, एक गांधी कैप भी एक तरफ टंगी थी। नीचे अलमारी में एक तरफ मेरे कुछ जूते पड़े थे। मैंने अलमारी बंद कर दिया। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन है? कृष्णा कुमारी की आवाज़ आई। भैया जी, तुमने पहले तो कभी ना पूछा था कि कौन है। हर वक्त यही कहा करते थे कि तुम अंदर आ जाओ। उसने दरवाज़ा खोल दिया और अंदर आ गया। मैंने दिल में कहा, बीबी, आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चलेगा कि तुम्हारा मरहूम भाई क्या कुछ करता था। एक तरह से मुझे इस बात की खुशी भी हो रही थी कि इस घर की मुसरतों को वापस ले आया हूँ और मेरे आने के बाद इस घर की वीरानी शादमानियों में तब्दील हो गई है और माता जी को उसका पुत्र, सजाता को उसका महबूब और कृष्णा कुमारी को उसका छोटा भाई मिल गया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कृष्णा बहन, क्या करूँ? दुश्मन की कैद में रहकर बहुत बातें भूल गया हूँ। इन लोगों को मैंने यही बताया था कि कुछ दिन पाकिस्तानियों की कैद में रहा, जहाँ से एक रोज़ फरार हो गया। कृष्णा बोली, सजाता के माता पिता आगरा से तुम्हें मिलने आए हैं और मेरे साथ उनका स्वागत करो। सजाता के माता पिता के चरण छुए तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। सजाता की माँ खुशी से फूट फूट कर रोने लगी। यह ड्रामा भी शाम तक होता रहा। रात को खाने पर सारी फैमिली और सजाता का ख़ानदान, कृष्णा कुमारी के खामद का ख़ानदान भी मौजूद था।
तरह तरह की मिठाइयाँ और भोजन पकाए गए थे। मेरे पसंदीदा भिगारे बैगन भी मौजूद थे। टीवी पर दिल्ली का मेयर तकरीर कर रहा था। सजाता ने टेप चला दिया और कमरे की दूसरी आवाज़ों में माइकल जैक्सन के अंग्रेजी गाने की आवाज़ भी शामिल हो गई। करिश्मा के दोनों बच्चे डिस्को डांस करने लगे। खाने के बाद ये महफिल कुछ देर तक जारी रही। फिर मेरी बड़ी बहन करिश्मा कुमारी अपना खामद हरिप्रसाद सराफ और बच्चों को साथ लेकर चली गई। आगरा वाले रिश्तेदार भी बंगले के दूसरे बेडरूम में बच्चों के साथ घुस गया। सजाता भी इजाज़त लेकर अपने माता पिता के साथ अपने घर चली गई थी। मैंने माता जी के चरण छुए और अपने कमरे में आकर अंदर से दरवाजे पर चटखनी लगाकर पलंग पर लेटकर वहां गुजरने वाली अपनी आइंदा इंतहाई पुरखतर जिंदगी के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद माता जी के श्लोक पढ़ने की आवाज़ आई। वो तुलसीदास की रामायण में से श्लोक पढ़ रही थी जो मैं पूरी तरह समझ रहा था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। यह मेरी कैप्टन रामकिशन मेहता की माता जी ही थी। किशन पुत्र, यह तुमने अंदर से कुंडी क्यों लगा दी? पहले तो तुम कभी कुंडी नहीं लगाया करते थे। यह भी मेरे लिए नई मालूमात थी। मैंने जल्दी से उठकर कुंडी खोल दिया और कहा, माता जी, वो दुश्मन की कैद से नया नया भाग कर आया हूँ। मन में एक डर सा लगा रहता है। माता जी ने मेरे माथे को चूम लिया और बलाएं लेते हुए बोली, पुत्र, अब तो पिछले दिनों को भुला दिया। मैं दूध माला के हाथ भिजवा रही हूँ। माला इस घर की दरमियानी उम्र की नौकरानी थी जो भोजन से सारा काम करती थी। माता जाते जाते रुक गई, पलट कर मेरी तरफ देखा और बड़ी शफकत से मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, अब तो ब्याह रचा ले। बहू के आने से घर में रौनक हो जाएगी। सोनू सजाता के माता पिता ने आज भी मुझसे तेरे ब्याह की बात की थी। वो लोग अब ये काम जल्दी कर देना चाहते हैं। मैंने माता जी का चहकता हुआ ममता भरा चेहरा चूम लिया और कहा, माता जी, आप चिंता न करें। कुछ ही दिनों बाद मेरी तरक्की होने वाली है। फिर जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। माता जी बहुत खुश हुई, मुझे प्यार किया और बोली, अब सो जा, तो बहुत थक गया है। और हाँ, कुंडी मत लगाना पुत्र। अच्छा माता जी। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, टेबल लैंप बुझाया और मुंह दीवार की तरफ करके आंखें बंद कर लें। माला जो दूध रख गई थी वो वैसे ही मेज़ पर पड़ा रहा। आँख खुली तो करीबी मंदिर से शंख और घंटियाँ बजने की आवाज़ कानों में पड़ी। सुबह हो रही थी। टेबल लैंप जलाकर दीवार पर लगे कला को देखा। सुबह के 8:45 बज रहे थे। बरामदे वाले रोशनदान में से सुबह की हल्की हल्की नीली रोशनी अंदर आ रही थी। मैं सारी रात गहरी नींद सोया रहा था। तबीयत काफ़ी हशाश बशाश थी जब ख्याल आया कि यह मेरा घर नहीं है और मैं एक बहुत अहम कौमी मिशन पर यहाँ कैप्टन रामकिशन मेहता के रूप में आया हुआ हूँ। तो दिल पर एक लम्हे के लिए बोझ सा पड़ गया। साथ वाले कमरे से माता जी के रामायण की कथा पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। किचन में पानी की टोंटी खुली थी। शायद माला सुबह सुबह ही आ जाती थी और वो बर्तन साफ कर रही थी। मैं उठकर गुसल खाने में घुस गया, शेव करके गुसल किया और स्लीपिंग गाउन में ही कमरे से बाहर निकल आया। माता जी के करीब जाकर राम राम कहते हुए उनके चरण छुए और किचन की तरफ बढ़ा। माला वाकई आई हुई थी और गैस के चूल्हे पर दूध उबाल रही थी। मैंने कहा, चाय की एक प्याली बना दो जल्दी से। माला ने ताज्जुब से देखा और बोली, बाबूजी, आप तो फिजर के वेले हमेशा दूध पीते हैं। मैंने माथे को हाथ से दबाते हुए कहा, हाँ हाँ, दूध ही पीऊँगा, मगर आज कुछ सर दर्द कर रहा है। पहले चाय की एक प्याली पीऊँगा। नाश्ते पर मेरे सामने एक कटोरी में दही और फुल्कियाँ लाकर रख दी गईं। मालूम हुआ कि कैप्टन मेहता नाश्ते पर दही और फुल्कियाँ शौक से खाता था। मैंने ऐसे ही किया। माता जी ने मुझे सामने बिठाकर नाश्ता कराया। फिर जब मैं अपने कमरे में जाने लगा तो मेरे माथे पर गंगा के पानी में भगोया हुआ मलमल का टुकड़ा छू कर बोले, पुत्र, आज तू दफ्तर नहीं जाएगा ना? मैंने कहा, माता जी, दफ्तर वाले चाहते हैं कि मैं आज भी आराम करूं। वैसे कुछ अफसर मुझसे मिलने आएंगे, उनके लिए थोड़ी सी मिठाई और फल माला से मंगवा कर रखिएगा। मैंने बटुए में से 200 रुपये निकाल कर माता जी को दे दिया। माता जी ने माला को आवाज़ दी कि बाजार जाए और सब्जी वगैरह खरीद कर ले। मैं अपने कमरे में आ गया। इस घर का टेलीफोन मैंने देख लिया था कि खाने वाले कमरे में फ्रिज के ऊपर रखा रहता था। मैंने माता जी से कह कर के हो सकता है दफ्तर से फ़ोन आ जाए। टेलीफोन उठवा कर अपने कमरे में रख लिया। मैं चाहता था कि अब फ़ोन मेरे कमरे में ही रहे, क्योंकि 2-1 दिन में किसी वक्त भी दिल्ली में मुकीम अपने एजेंट का फ़ोन आ सकता था। मैं पलंग पर लेटकर अखबार पढ़ने लगा। यह हिंदुस्तान टाइम्स अखबार था। उसमें मेरी खबर भी अंदर के सफ़े पर छपी थी। मेरी तस्वीर नहीं लगाई गई थी। इस खबर से मेरी हैसियत को तकवीत मिलती थी। उस रोज़ मोहल्ले के लोग और औरतें भी मुझे देखने और माता जी को बधाई देने आई। कोई मिठाई लाया, कोई फूलों के हार लिए चला रहा था।
सब लोग मेरी माता जी को मुबारकबाद दे रहे थे। उन्होंने दिल्ली के एक उर्दू अखबार में छपी हुई मेरी खबर के बारे में बताया। 10 बजे मेरे ऑफिस के 3 अफसरान आ गए। इन अफसरान में हमारा डायरेक्टर वर्मा नहीं था। उनमें से एक आदमी को मैं पहचानता था। वो एयरपोर्ट पर भी मेरे स्वागत को आया था और उसका नाम मुझे तिवाड़ी मालूम हुआ था। तिवाड़ी के हाथ में 2 फाइलें थीं। मैंने उनकी चाय से तवाज़ो किया। मैं बाकी 2 हिंदू अफसरों के नाम मालूम करने को बेताब था। बड़ी चालाकी से मैंने उनके बारे में मालूम कर लिया। उनमें से एक का नाम मकंद लाल था, जो मेरा स्टीनो था। दूसरे का नाम खैराती लाल था, जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट था। ये तीनों पुख्ता उम्र के हिंदू लाले थे और खद्दर के कुर्तों पजामों और गर्म सदरियों में मलबूस थे। खैराती लाल सुपरिटेंडेंट ने कंधे पर गर्म शाल भी डाल रखी थी और गांधी कैप पहन रखी थी। तिवाड़ी मेरे ही महकमे यानी इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेक्रेटरी नंबर 2 था और उसकी बातों से पता चला कि जहां मेरे 5 दूसरे ममालिक के साथ इंडिया की मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स के खुफिया मुआहदी अमूर के मामलात थे, वहाँ तिवाड़ी के 5 सिविल मामलात की निगरानी थी। तिवाड़ी एक इंतहाई तेज चमकीली आंखों वाला खरांट किस्म का अहदेदार लगता था, जो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल लेता था। जबकि खैराती लाल सुपरिटेंडेंट और मकंद लाल स्टीनो एक आम क्लर्क टाइप लग रहा था। मैं तिवाड़ी से होशियार भी रहना चाहता था और उसे अपनी मुट्ठी में भी रखना चाहता था। चुनाचे मैं उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहा था और उसे पाकिस्तान के सरहदी इलाके में डिप्लॉय बॉर्डर फोर्स के बारे में बेकार किस्म की इतलात भी फराहम करने लगा था। तिवाड़ी बड़े गौर से मेरी बात सुन रहा था। कहने लगा, सर, आपने बहुत तजर्बा हासिल कर लिया है, दुश्मन के अंदर से होकर रहे हैं। उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके ऊपर मिनिस्ट्री को भिजवाई जानी चाहिए। खैराती लाल सुपरिटेंडेंट बोला, महाराज आप अभी जवान हैं, आपकी प्रमोशन का बड़ा चांस है। मैंने अपने सीक्रेट इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर वर्मा साहब के बारे में पूछा तो तिवाड़ी बोला, उन्होंने आज फिर आपको शुभकामनाएं भेजी हैं सर, आपके बच रहने पर बड़े खुश हैं। फिर तिवाड़ी मेरी तरफ झुककर बोला, सर एक छोटी सी इंक्वायरी होगी। वर्मा जी कह रहे थे, परंतु वो तो दफ्तरी रूटीन होगी सर, सेक्रेटरीट से कर्मचारी आएंगे आपसे मिलने। मेरे बदन में एक ठंडी सी दौड़ गई, लेकिन मैंने बहुत जल्द अपने आप को नॉर्मल कर लिया। ये कोई ऐसी बात नहीं थी। आखिर मैं कुछ रोज़ दुश्मन के इलाके में रह कर आया हूँ, थोड़ी बहुत पूछगछ तो मुझसे लाजमी तौर पर होने वाली थी। मैंने अभी से उसके लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया। अब एक बहुत बड़ा मसला मेरे सामने था। मुझे पाकिस्तान से चलते वक्त मेरे दिल्ली वाले ऑफिस का एड्रेस वगैरह तो मुझे बता दिया गया था, लेकिन मैं उन रास्तों से बेखबर था। ये दफ्तर कहीं लोधी रोड के अका में किसी गैर मानूस जगह पर था। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी गाड़ी को लेकर ऑफिस में जाने के लिए निकलूं और रास्ते में किसी से अपने ऑफिस के बारे में पूछने का खतरा मोल लूँ। मैं अपने घर आए हुए अहदेदारों से भी नहीं पूछ सकता था और दूसरे रोज़ मुझे अकेले ही अपने दफ्तर जाना था। कौन सी तरकीब लड़ूँ? आखिर एक तरकीब जहन में आ गई। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए तिवाड़ी से कहा, तिवाड़ी साहब कल सुबह मुझे दफ्तर की गाड़ी भी दीजिएगा। मेरी गाड़ी कुछ ख़राब हो गई है, आज उसे मिस्त्री के पास पहुंचा रहा हूं। तिवाड़ी बोला, भिजवा दूंगा सर, कोई बात नहीं। इसके बाद तिवाड़ी ने फाइल खोलकर मेरे सामने रख दिया और बोला, आपके जाने के बाद ये फाइल मैंने अपने पास ही रखी हुई थी। मैंने फाइल की वर्कगर्दानी करते हुए देखा कि वो एक कम्युनिस्ट मुल्क के साथ इंडिया के लिए असलहे की खुफिया खरीदारी के पैकेट से मुतल्लिक फाइल थी। मैं अब समझ गया कि मेरे पास ने मुझे इस मिशन के लिए क्यों मुंतखब किया था और कैप्टन मेहता की मौत के बाद इस मिशन का इंतखाब क्यों किया गया था। कैप्टन मेहता तो वाकई एक इंतहाई नाजुक और हसास ओहदे पर फायज था और हमें अपने मुल्क की सलामती के सिलसिले में यहाँ से बेपनाह मुफीद मालूमात हासिल हो सकती हैं। मैंने फाइल बंद करते हुए कहा, तिवाड़ी जी ये फाइल आप मेरे ही पास रहने दें, कल दफ्तर आकर बात करूँगा। तिवाड़ी ने दूसरी फाइल मेरे आगे कर दी और बोला, और ये फाइल मेरी पर्सनल है सर। आपको मालूम ही है कि मैं अभी तक किसी गैर मुल्की दौरे पर नहीं गया, हर बार शर्मा जी को भेज दिया जाता है। इस बार चेकोस्लोवाकिया का दौरा निकल रहा है। अगर आप मुझे रिकमेंड करें तो ज़रा शेयर करूँगा। तिवाड़ी की हमदर्दी और एतमाद हासिल करने के लिए यह बड़ा अच्छा मौका था। मैंने तिवाड़ी को देखकर कहा, लाला जी निश्चिंत रहें, भगवान ने चाहा तो इस बार शर्मा जी की जगह आप चेकोस्लोवाकिया जाएंगे। तिवाड़ी की तो बातें खिल गईं, मगर अपने दफ्तर के 2 साथियों की मौजूदगी का एहसास करते हुए बोला, सर आपके होते हुए तो कर्मचारी को उसका हक मिलेगा, यह तो आपकी शुरू ही से आदत रही है। मैंने उनकी चाय और फल वगैरह से तवाज़ो किया और दोपहर के खाने से पहले ही वह चले गए। उनके जाने के बाद मैं कमरे से निकलकर माता जी के पास आया तो बाहर मोटर के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। माता जी तख्त पर बैठी चावल चुन रही थीं। उनका हाथ रुक गया
उठकर बरामदे की तरफ गई। मैं भी उनके पीछे पीछे था। बंगले के गेट के पास सड़क पर एक टैक्सी खड़ी थी और उसमें से एक बूढ़ा गोल मटोल सदरी पोंछ लाला एक भारी भरकम साड़ी वाली ललायन के साथ बाहर निकल रहा था। उनका बिस्तर टैक्सी की छत पर बंधा पड़ा था। माताजी ने कहा, पुत्र आगे बढ़कर चरण छुओ, तेरे चाचा जी आए हैं। ये कैप्टन रामकिशन मेहता के वही चाचा थे जिनके बारे में मुझे पाकिस्तान में ही बता दिया गया था कि बम्बई शहर के भिंडी बाजार में कपड़े की दुकान करते हैं और उनका नाम दरगाह प्रसाद सेठ है। मैं लपे कर हाथ जोड़े उनकी तरफ बढ़ा। चरण छूने ही लगा था कि उन्होंने मुझे अपनी बाहर निकली हुई तोंद के साथ लगा लिया। अरे मेरे किशन है, तेरे दर्शनों को तो आंखें तरस गई थीं। भगवान ने बड़ी कृपा की भैया, जो तेरा लाल तेरे चरणों में वापस आ गया। अब चची की बारी थी। मैंने उसके भी चरण छुए। उसने भी गले लगाकर मेरी बलाई ली और कहा, भाई मैंने दुर्गा देवी के मंदिर में 125 रुपये की बर्फी चढ़ाई है। उसी वक्त जब सुना कि रामकिशन घर आ गया है। चाचा दुर्गा प्रसाद ने मुझे गौर से देखा और मेरी नाक की तरफ उंगली का इशारा करते हुए पूछा, पुत्र यह तुम्हारी नाक पर जख्म का निशान कैसा है? ये पाकिस्तान में मेरी नाक पर की गई हल्की सर्जरी का निशान था। मैंने नाक पर उंगली फेरते हुए कहा, चाचा जी मैं दुश्मन की कैद में था। भगवान की कृपा रही कि उन्होंने मुझे ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया, नहीं तो मेरी नाक भी सलामत ना रहती। चाचा दुर्गा प्रसाद और चाची के मुंबई से आने पर घर में शाम तक 2 और रिश्तेदार यानी सजाता के माता पिता और कृष्णा कुमारी का खामन हरि प्रसाद भी आ गया और काफ़ी हंगामा रहा। रात को सजाता भी आ गई। खाने पर 3 किस्म की सब्जियां, दालें और चपातियां बनाई गई। खिचड़ी भी थी और छोटे छोटे फुलके भी, जो मैं आम हालात में दर्जन भर चढ़ कर जाता, मगर वहाँ एहतियात की ज़रूरत थी और मैंने सिर्फ 2 फुलके ही खाए। सजाता मेरे लिए काफ़ी बनाकर मेरे कमरे में आ गई। वो मुझसे सख्त नाराज़ थी कि मैंने उसे दफ्तर से फ़ोन क्यों नहीं किया। पहले तो तुम दिन में 2 बार मुझे ज़रूर फ़ोन किया करते थे, अब क्या बात हो गई है? तुमने मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया। मैंने भी गुस्से में तुम्हें कॉल नहीं किया। अब ये पता भी चल गया था कि कैप्टन रामकिशन मेहता अपनी महबूबा को दिन में कम से कम 2 बार ज़रूर फ़ोन किया करता था। मैंने माजरत पेश करते हुए कहा कि दफ्तर के लोग आ गए थे। काफ़ी देर दफ्तरी अमूर पर बातचीत होती रही। फिर मुंबई से लाला जी आ गया। क्षमा कर दो, परंतु तुमको दिल ही दिल में बराबर याद करता रहा था। सजाता ने मेरी कॉफ़ी में चीनी नहीं डाली थी। मैंने एक घूंट भरा और कहा, अरे तुम चीनी डालना भूल गई हो क्या? सजाता ने किसी कदर ताज्जुब से मेरी तरफ देखा और बोली, किशन तुम तो हमेशा काफ़ी बगैर चीनी पीते हो। मैंने सर को एक तरफ झटका दिया और कहा, अरे मुझे भी क्या हो गया है, सब कुछ भूल गया हूँ। फिर चेहरे पर इंतहाई संजीदगी तारी करते हुए कहा, सजाता तुम विश्वास करना, दुश्मन ने मेरा ब्रेन वॉश करने के इतने जतन किए कि अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता तो अब तक अपना नाम और घर भी भूल गया होता। सजाता बोले, अब मैं तुम्हें कभी हवाई जहाज़ में सफ़र नहीं करने दूंगी। भगवान तुम्हें अपने शरण में रखे, तुम्हारे बिना तो मैं जी न सकूँगी। बात टल गई थी। मैं इतने बड़े परिवार में आ गया था कि कदम कदम पर लग्जज खा जाने का डर लगा रहता था। फिर भी मेरी आंखें खुली थीं और मैं इंतहाई मोहतात होकर एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था और एक एक बात और एक एक हरकत को जहन में नक्श करता चला जा रहा था। किसी वक्त जब मुझे ख्याल आया कि सेक्रेटरीट से 2 अफसरों का वफ्द मुझसे पूछगछ करने आएगा, तो दिल एक पल के लिए बैठ सा जाता। ये आजमाइश किसी हद तक कड़ी थी। जो लोग आ रहे थे वो यकीनन बड़े तजर्बाकार और आजमूदा CID के अफसर होंगे। उनकी अकाबी आंखों से बचने के लिए मुझे भी अपने तमाम तजर्बे को एक जगह जमा करके उन्हें उनके सवालों के जवाब देना थे। बहरहाल मैं पूरी तरह इस आजमाइश के लिए तैयार था। मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हासिल था कि मेरी शिकल और मरहूम कैप्टन रामकिशन मेहता की शिकल में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं था। इसका सबसे बड़ा सबूत यह था कि खुद उसके घर वालों और रिश्तेदारों और सजाता को भी एक लम्हे के लिए शुबा नहीं हुआ था। दूसरे रोज़ मैं दफ्तर जाने के लिए ठीक वक्त पर तैयार हो गया। मैंने कोट पतलून ही पहनी क्योंकि मेहता की कपड़ों की अलमारी देखकर अंदाज़ा हो गया था कि वह सूट ज़्यादा पहनता था, क्योंकि अलमारी में ठंडे और गर्म वलेती सूट ज़्यादा थे और खद्दर के कुर्ते और सदरियाँ 2-4 ही थीं। वो सदरी कुर्ता पजामा और गांधी कैप शायद सरकारी मीटिंगों में पहना करता था। 9 बजे दफ्तर की गाड़ी आ गई। मैं अपना ब्रीफकेस उठाए वैगन की तरफ बढ़ा तो सिख ड्राइवर ने सलाम करके दरवाज़ा खोल दिया। मैं वैगन में दाखिल होकर इत्मीनान से बैठ गया। वैगन मेरे उस दफ्तर की तरफ चल पड़ी जहाँ मैं ज़िंदगी में पहली बार दाखिल होने वाला था और जिसे मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था। दफ्तर लोधी स्ट्रीट के अका में एक गुमनाम जगह पर ही था। 2 मंजिला पुरानी इमारत थी
और बाहर कोई बोर्ड भी नहीं लगा था। मालूम हुआ कि भारत के इस सबसे बड़े दफ्तर को जानबूझकर गुमनाम रखने की कोशिश की गई थी। चौकीदार ने मुझे देखते ही झुककर सलाम किया। वो बड़ा खुश था। उसने गेट खोल दिया। नमस्कार साहब, नमस्कार साहब। प्रणाम साहब, भगवान की कृपा हुई साहब। चारों तरफ से इस किस्म की आवाज़ें आ रही थीं। कभी ना देखे हुए चेहरे मेरी तरफ देखकर मुस्करा रहे थे, हाथ जोड़ जोड़ कर नमस्कार कर रहे थे। एक जगह कॉरिडोर में मैंने अपने नाम की तख्ती लगी देखी। चिपड़ासी ने आगे बढ़कर मेरे चरण छुए। मैंने उसे गले लगा लिया। उसने चीख उठा दी। मैं अपने ऑफिस में दाखिल हो गया। एक बड़ी मेज़ के पीछे लोहे के 2 फाइल कैबिनेट, 3 टेलीफोन मेज़ पर रखी हुई मुख्तलिफ फाइलें, शीशे का जग और गिलास जो ट्रे में रखे हुए थे, और अलमारी में रखे कुछ कप और तिश्तरियाँ। मैंने ब्रीफकेस मेज़ पर रखा और कुर्सी पर बैठ गया। चिपड़ासी, जिसके सर के बाल थोड़े थोड़े सफ़ेद हो रहे थे और जो गर्म सदरी और खद्दर के कुर्ते पजामे में मलबूस था, हाथ बांधे खड़ा था। बोला, साहब जी, आपको यहाँ देखने को मेरी आंखें तरस गई थीं। साहब जी, आप ठीक है ना? मैंने जेब से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाल कर मेज़ पर रखते हुए कहा। क्यों, मैं तुम्हें ठीक नहीं लगता? वो दोनों हाथ माथे के पास ले जाकर बोला, भगवान का शुक्र है साहब जी, आप बिल्कुल ठीक हैं। भगवान ने बड़ी कृपा की है साहब जी, मैं आपके लिए काफ़ी लाता हूँ। उसने जल्दी से बिजली की चैनक उठाई और मुल्हिका बाथरूम में घुस गया। इतने में मेरे अमले के लोगों ने आना शुरू कर दिया। मैं उनमें सिवाय अपने स्टीनो मकंदलाल और सुपरिटेंडेंट खैराती लाल किसी की शिकल से वाकिफ नहीं था, मगर ऐसा ऐसा उनसे अपने आप तारुफ होता जा रहा था। उनके नाम भी मालूम हो रहे थे। यह भी मालूम हुआ कि मेरे चिपड़ासी का नाम बंसी है। मैंने उन सब की शिकलें और नाम जहन में बिठा लिए। मेरे ही महकमे का सेक्रेटरी नंबर 2 तिवाड़ी भी आ गया। वो बड़े जोश में बोला, सर, बड़े साहब आ रहे हैं आपसे मिलने। अब मेरे महकमे के डायरेक्टर वर्मा साहब दाखिल हुए। उनसे एयरपोर्ट पर ही तफसीली मुलाकात हो चुकी थी। भारी भरकम जिस्म खद्दर के कुर्ते पजामे में फंसा हुआ था। एयरपोर्ट पर उन्होंने सूट भी पहन रखा था। उस वक्त सर पर गांधी कैप लगाए, माथे पर तिलक जमाए, वो पूरे कांग्रेसी ब्राह्मण लग रहे थे। मुझसे एक बार फिर गले मिले। सब वहीं बैठ गए। किसी के लिए चाय, किसी के लिए काफ़ी बनाई गई। तिवाड़ी ने मार्केट से लड्डू मंगवा लिए। आध घंटे तक ये खुशी की महफिल जमी रही। फिर एक एक करके सिवाय डायरेक्टर वर्मा साहब के सब रुखसत हो गए। चिपड़ासी बंसी मेज साफ करने के बाद बर्तन उठा कर ले गया। वर्मा साहब ने सदरी में से सिगार निकालकर मेरे लिए सुलगाया तो मुझे अपना जहरीला सिगार याद आ गया। वो इस वक्त भी मेरे ब्रीफ केस में मौजूद था। मुझे महसूस हुआ कि यह सिगार मुझे अपने साथ दफ्तर नहीं लाना चाहिए था। ये खास किस्म के जहरीले सिगार सिर्फ मिशन पर मामूर एजेंटों या जासूसों को ही दिए जाते हैं, और मेरा महकमा इंटेलिजेंस का महकमा था, जिसका हर अहदेदार छुटा हुआ सीआईडी का आदमी था। यह जहरीला सिगार मेरा भांडा फोड़ सकता था, लेकिन इस वक्त मैंने सिगार को वहीं ब्रीफ केस में ही रहने दिया था। वर्मा साहब ने मेरी तरफ देखकर धुआं छोड़ते हुए कहा, कैप्टन, तुम्हें तिवाड़ी ने बता दिया होगा, कल 2 बजे सेक्रेटरीट से सकरोटनी के 2 आदमी तुमसे कुछ बातें करने आ रहे हैं। मैंने भी सिगरेट सुलगा लिया और बजाय बड़ी बेनियाजी से कहा, हाँ, मुझे बता दिया था तिवाड़ी ने, मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा, उन्हें भी तो अपनी फाइल भरनी है सर। मैं हंस दिया। वर्मा साहब कहने लगे, रूटीन की कार्रवाई होगी भाई, तुम दुश्मन के पास रह कर रहे हो, शायद उन्हें कुछ ऐसी मालूमात चाहिए जो हमारे भारतवर्ष के लिए फ़ायदेमंद हों। अरे, उनमें तुम्हारा यार भास्कर भी होगा, तुम तो उसे जानते हो ना? मैं खाक उसे जानता था। सिगरेट का कश लगाकर यूं ही बोल पड़ा, अच्छा, भास्कर भी आ रहा है। इससे आगे मैं एक लफ्ज़ भी भास्कर के बारे में नहीं कह सकता था, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है।